स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम प्लस में। तो देखो, आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो देखो, ये डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है डी ब्रोगली। तो देखो, आज उसको हम समझने जा रहे हैं। तो देखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। तो हम क्या कहेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। तो हम कहेंगे कि डी ब्रोगली था, उसने, एक बार इसमें मैं एडिटिंग ले लेता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ, टूल्स यूज़ ले लेता हूँ। देखिए, तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है उसको हम समझने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार किसी प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। मतलब हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, ड्यूल नेचर दिखाती है, मतलब डबल नेचर दिखाती है। मतलब वो एक समय में कणीय प्रकृति भी दिखाती है, साथ साथ में वो तरंग प्रकृति भी दिखाती है। ठीक है, तो इसको हम द्वैत प्रकृति बोलते हैं, डबल नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, प्रकाश की भांति एक समय में कण तथा तरंग दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की तरंगों को ही इलेक्ट्रॉनों की तरंग को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों के नाम से जाना। तो देखो, हमें जो ये द्रव्य तरंगे नाम कैसे पड़ा, तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कणीय भी प्रकृति दर्शाते हैं और साथ साथ में तरंग भी प्रकृति दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो तरंग प्रकृति दर्शाते हैं, इसलिए उनको द्रव्य तरंगों के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के, मैं अगर कहूँ यहाँ से, तो देखें इलेक्ट्रॉन के समान ही अन्य अति सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन, परमाणु, अणु आदि भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी एटम है, सपोज ये उसका न्यूक्लियस है और उसके बाह्य चारों ओर क्या होती है, सेल होते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो हम कहेंगे कि ये अति सूक्ष्म कण होते हैं और ये भी क्या प्रदर्शित करते हैं, डबल नेचर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ड्यूल नेचर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या होगा, डी ब्रोगली समीकरण को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत एवं आइंस्टीन के समीकरण की सहायता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मतलब डी ब्रोगली जो इक्वेशन है ना, उस डी ब्रोगली इक्वेशन को कैसे बनाया गया, डी ब्रोगली इक्वेशन को प्लांक की इक्वेशन, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था उससे, प्लांक का और आइंस्टीन की इक्वेशन थी उससे मिलकर बनाया गया। प्लांक का तो आप जानते ही हैं, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, और आइंस्टीन समीकरण क्या थी, ई बराबर एम सी स्क्वायर, आप सभी जानते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनाई गई, अपने डी ब्रोगली इक्वेशन बनाई गई। तो देखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। देखें डी ब्रोगली इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये अपनी प्लांक इक्वेशन होती है, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, तो हम कहते हैं, हमें पता है न्यू होती है आवर्ती, आवर्ती किसके बराबर होती है, सी अपॉन लेमडा के बराबर। किसके बराबर होती है, सी अपॉन लेमडा। सी आपको बता दूं प्रकाश का वेग है, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, हम बात करेंगे फिर आइंस्टीन समीकरण है वो कौन सी होती है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर, इसको हम आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। तो देखें आइंस्टीन इक्वेशन होती है ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो हमने कहा ये अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल करूं तो देखते हैं, ये तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, प्लांक की इक्वेशन, और ये है आइंस्टीन की इक्वेशन। तो हमने कहा कि यहाँ पे एच अपॉन लेमडा, देखना ध्यान से सुनना, एच अपॉन लेमडा, मैंने क्या किया कि इसको मैं दोनों तरफ, अगर इस इक्वेशन, ये जो मैं इक्वेशन को ये नाम दे देता हूँ, सपोज करो मैं इसको ये समझाने लग रहा हूँ, ध्यान से समझना। एच अपॉन सी लेमडा है, मैं एक बार इसको पीछे रफ करता हूँ। देखिए एच सी है, इसकी नीचे में क्या लिख रहा हूँ, ये जो सेम लेमडा है बराबर ये एम सी स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को ध्यान से समझना। मैं कह सकता हूँ ना, इस इक्वेशन में ये सी को इस सी से हमने क्या कर दिया, काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। तो अपने पास क्या बचा,
एच अपॉन लेमडा बराबर क्या बचा, एम सी बचा। क्या बचा, एच अपॉन लेमडा बराबर क्या बचा, एम सी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, लेमडा, अगर अपने को लेमडा निकालना है, क्या निकालना है, लेमडा निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एम सी इसके एच के क्या आ जाएगा नीचे, और ये लेमडा आ जाएगा इस तरफ। तो हमने कहा लेमडा बराबर क्या आ गया, एच अपॉन एम सी। लेमडा बराबर क्या आ गया, एच अपॉन एम सी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे हम चलते हैं, इसको पूरा रफ कर देता हूँ मैं एक बार। तो देखें आगे हम क्या कहते हैं कि लेमडा बराबर अभी हमने निकाला कि एच अपॉन क्या होता है, एम सी। सी आपको पता ही है, मैंने कहा कि जो प्रकाश का वेग होता है, एम है मास होता है उस पार्टिकल का, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होती है, जूल पर सेकंड बोलते हैं इसको। ठीक है, जूल पर सेकंड, ये इसका क्या होता है, एच का मान होता है। तो देखो हम कहते हैं कि जो ये समीकरण नंबर अपनी 3 थी, समीकरण नंबर 3 थी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी प्रकाश का वेग है या विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या है, वेग है। तो हम कहेंगे यदि गतिमान द्रव्य वस्तु का वेग अगर क्या हो, v होता है, तो मैं समीकरण नंबर 3 को इस प्रकार से व्यक्त कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे, ये तो सी तो क्या है, ये प्रकृति तो तरंगी दिखा रही है। कौन सी प्रकृति दिखा रही है, तरंगी, क्योंकि लेमडा किसके लिए आता है, तरंग के लिए। क्या आता है, तरंग के लिए, क्योंकि हम कहते हैं तरंग का एक महत्वपूर्ण गुण होता है उसका तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं उसी प्रकार कण होता है ना, कण का एक महत्वपूर्ण गुण होता है उसका संवेग। क्या होता है, संवेग। तो उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सी की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वी। वी यहाँ पे क्या है, हम कहेंगे उसका वेग है, वेलोसिटी है यहाँ पे। तो हम कहेंगे, देखें यहाँ से ध्यान से देखें, लेमडा बराबर मैंने क्या कहा, एच अपॉन एम वी। सी की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वी लिख लिया। ठीक है, ये वस्तु का क्या हो गया, वेग हो गया। तो हम कहेंगे लेमडा बराबर, हमें पता है पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी, मास इंटू वेग क्या होता है, पी के बराबर संवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो यहाँ पे लेमडा बराबर क्या आ गया अपने पास, एच अपॉन, लेमडा बराबर एच अपॉन पी। तो मैंने कहा एच प्लांक कांस्टेंट है, पी क्या है, कण का, गतिमान कण का संवेग है। तो हम कह सकते हैं एच तो कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा। यहाँ पे हम कहेंगे लेमडा सिर्फ पी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कहेंगे अगर संवेग बढ़ता है तो हम कहेंगे उस कण का क्या होगा, उसकी तरंग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वर्सली संबंध आ गया ना, देखो लेमडा है और पी में कौन सा संबंध आ गया, इन्वर्स। तो हम कह सकते हैं ये जो तरंग प्रकृति होती है वो कणीय प्रकृति की क्या होती है, इन्वर्स होती है। मतलब अगर किसी पदार्थ की कणीय प्रकृति बढ़ती है तो हम कहेंगे उसकी तरंगी प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नीचे निष्कर्ष के रूप में लिख रखा है, देखो क्या लिखा है, इसको हम समझते हैं। देखो निष्कर्ष के रूप में लिखा है मैंने कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गतिमान द्रव्य वस्तुओं की तरंग और कण प्रकृति एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। वो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये क्या था। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिकली बात बता दूं कि जो डी ब्रोगली था, डी ब्रोगली ने क्या किया कि जो प्रकाश होता है, कहा कि प्रकाश की ड्यूल नेचर होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक अपना रूम पूरा एकदम बंद पड़ा है, अगर हम सुबह की रोशनी से देखते हैं कि अगर छोटे से छिद्र से जब प्रकाश आता है तो वो एक तरंग के रूप में तो आता ही है, साथ साथ में उसके जो कण होते हैं वो क्या, मतलब साथ साथ में वो कणीय रूप में भी दिखते हैं कि मतलब कण भी आ रहे हैं, वो तरंग तो दिखाते ही हैं। तरंग की प्रकृति तो क्या करेंगे, दिखाएंगे। हम कहेंगे जैसे ऐसे तो आएगा ही, साथ साथ में उसके छोटे साथ क्या आता है, हमें ये लगता है कि उसके साथ कण भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कण। मतलब प्रकाश ड्यूल नेचर दिखाता है, तरंग भी दिखाता है और कणीय भी दिखाता है। ये बात किसने कही थी, डी ब्रोगली ने कही थी। ठीक है, और ये आप ये याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको संवेग दे दे तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर उसका वेग दे दे तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है भाई, चले आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके द्वारा आपको पता चलेगा डी ब्रोगली के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखें क्या कह रहा है डी ब्रोगली, एक इलेक्ट्रॉन का आपको द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है, और इसकी गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो आपको इसकी क्या करनी है, लेमडा की गणना करनी है। क्या करनी है, गणना। तो आप सभी को पता है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, 1/2 mv² के बराबर होती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ध्यान रखना गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं,
काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का मान आपको दे रखा है 1/2 mv²। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, देखो यहाँ पे आपको उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी थी, ये बताना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आपको v ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको v ज्ञात करना है मतलब वेग ज्ञात करना है, तो मैं इसको एक बार हटा दूँ, वेग ज्ञात करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो ये गतिज ऊर्जा है उसकी तरफ आप 2 भेज देंगे, ठीक है, 2 इस तरफ चला जाएगा, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है, बराबर अपने पास क्या है 1/2 mv² है ना। देखो इसको ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूँ। तो अगर अपने को मतलब वेग ज्ञात करना है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस तरह भेज देंगे 2 को, तो हम क्या कर देंगे 2 काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा बराबर क्या बचा mv², क्या बचा mv²। अब आप m को भी क्या कर देंगे, यहाँ भेज देंगे, तो क्या होगा, ये m तो यहाँ से हट जाएगा, m तो क्या होगा यहाँ से हट जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो हो गया साफ, ये m तो यहाँ से साफ हो जाएगा, और कहाँ आ जाएगा m, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा m आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, v का मान निकालना है, ना कि v² का। तो v का मान निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पूरे का रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट। या आप लिख सकते हैं इसका जो स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ये देख लो, आप देख सकते हैं v बराबर क्या है 2 इंटू ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, नीचे क्या हो गया m, और 1/2 का अर्थ क्या होता है, इसका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट होता है, ये चीज़ हमने समझ ली। अब बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो अपने पास क्या आता है, इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो गतिज ऊर्जा की आपको वैल्यू दे रखी थी, वो कितनी थी 3.0 इंटू 10⁻⁻25। चेक कर सकते हैं आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखो आपको गतिज ऊर्जा नाम लिख रखा था, क्या लिख रखा था, ये गतिज ऊर्जा नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा था, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू हम रख देंगे वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या रख दी, गतिज ऊर्जा की वैल्यू को रख दिया है, और इसकी जो वैल्यू है, मास दिया हुआ था आपको, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अपने पास इनको सोल्व करने पर कितना आएगा, 812 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा आपके पास, 812 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 812 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करनी थी, लेमडा ज्ञात करनी थी। तो आपके पास v का मान आ चुका है, ध्यान रखना, आपके पास किसका मान आ चुका है, v का। तो आपके पास आपको पता है h का मान, तो ये 6.62 इंटू 10⁻34 होता ही है जूल पर सेकंड। m होता है मास आपके पास है ही पहले इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, और v का मान अभी हमने ज्ञात कर ही लिया। तो चलो, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 8,967 इंटू 10⁻10 मीटर। और हम सभी को पता है कि जो 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻9 मीटर होता है। तो आप क्या कह देंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बताना 8 9 6 7 में अगर ऐसे लिखूँ, ध्यान से समझना, और यहाँ पे मैं नैनोमीटर लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, नैनोमीटर लिख दूँ, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इंटू 10⁻1। तो देखो 10⁻1 को तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक पॉइंट मैंने आगे किसका दिया, तो देखो ये पॉइंट आ गया, फिर इसको मैंने क्या लिख दिया, नैनोमीटर। तो ये 10⁻1 वाला ये तो सोल्व हो ही गया। साथ साथ में अपने पास आंसर कितना आएगा, 896 पॉइंट कितना आ गया, 7 नैनोमीटर। तो आपको मीटर को ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, यहाँ पे हमने नैनोमीटर में आंसर क्यों निकाला है। तो हम कहेंगे कि जो लैम्डा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, नैनोमीटर होती है, या पिकोमीटर होती है, या एंगस्ट्रोम में होती है। तो आप ध्यान रखना, इसकी वैल्यू आपको इनमें ही निकालनी है हमेशा, ठीक है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, वो ध्यान से समझें क्या है दूसरा क्वेश्चन। देखें, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3.6 एंगस्ट्रोम तरंगदैर्ध्य लंबाई का एक फोटोन के लिए आपको द्रव्यमान की क्या करनी है, गणना करनी है, मास की गणना करनी है। तो आपको लेमडा दे रखा था, देखो मैंने कहा था आपको पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रोम में, इनमें वैल्यू आई होती है आप तरंगदैर्ध्य की, तो पहचान लेना, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रोम बराबर कितना होता है, आप सभी को पता है, एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है,
एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10, एक एंगस्ट्रॉम बराबर हम क्या कहते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप सभी ये सब जानते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। चलो तो अपने पास क्या आएगा, m बराबर फॉर्मूला होता है, देखो लेमडा बराबर इस ये फॉर्मूला कहाँ से है, देखो लेमडा बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था h/m v होता है, ये पढ़ा था। तो आपको मैंने कहा था अगर आपको फोटोन वगैरह कुछ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको c लेना पड़ेगा, क्योंकि फोटोन के लिए आपको उसकी हम कहेंगे वो प्रकाश का वेग है एक प्रकार का, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, c लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। तो देखो यहाँ पे आपको वेग तो दे ही नहीं रखा था, इसलिए हमने क्या लिया, सी, क्योंकि सी एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये सी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, सी की, और ये किसकी वैल्यू है, एच की। 6.62 इंटू 10⁻⁻- होती है, एच की वैल्यू आ चुकी और सी की वैल्यू ये दे रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको m की वैल्यू निकालनी थी, लेमडा आपको दे रखा था 3.6 इंटू 3.6 एंगस्ट्रॉम, तो आपको लेमडा को तो यहाँ ले आएंगे, m को इधर ले आएंगे। तो देखो मैंने m को तो इधर ले आया, तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया, m इधर ले आया तो लेमडा नीचे चला जाएगा, तो h अपॉन क्या बचा, लेमडा सी। तो देखो h की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, h की वैल्यू तो गिवन है। फिर इसको मैं एक बार पूरा हटा ही देता हूँ। देखो हम क्या कहेंगे, h की वैल्यू तो गिवन है अपने पास, लेमडा की वैल्यू भी गिवन है 3.6, और मैंने एंगस्ट्रॉम को चेंज करके मैंने क्या लिख लिया, 10⁻⁻10 मीटर। अभी मैंने कहा था ना एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिए c क्या है, प्रकाश का वेग, ये प्रकाश का वेग मैंने लिख लिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.135 इंटू 10⁻⁻29 kg। तो ध्यान रखना जो अपने पास ये जो वैल्यू आई, ये किसकी आई है, अपने पास मास आ गया, किसका, जो आपके पास फोटोन था उसका क्या आ गया, मास। तो देखो ये चीज़ें हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए, अब हम तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका ये क्वेश्चन और है, वो और मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन। देखें आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.1 kg द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। 0.1 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही है। तो एक गेंद की तरंग, इस गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो आपको लेमडा पूछा है, तो भाई देखो एकदम सिंपल सवाल पूछा है, लेमडा बराबर क्या होता है, h/mv। क्योंकि v क्यों लिया मैंने, c क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रकाश का वेग नहीं पूछा, आपने यहाँ पे फोटोन वगैरह नहीं दिया, यहाँ पे नाम आ चुका है, वेग नाम आ चुका है। अगर आपको वेग दिया हुआ हो तो आप वेग लिखना यहाँ पे, तो v लिखेंगे तो आपको 6.62 इंटू 10⁻⁻- होती है, h की वैल्यू होती है। मास आपको 0.1 kg दे ही रखा था, ये रहा। आपको v है, वेलोसिटी दे रखी है, वो यहाँ पे आपने लिख दी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितनी आंसर आएगा, 6.6256 इंटू 10⁻⁻34 मीटर आएगा, ठीक है। और हमें पता है जूल बराबर क्या होता है, मैं कह सकता हूँ, ध्यान से समझना इसको, जूल बराबर क्या कह सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स होता है, क्या होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो यूनिट ध्यान रखना भाई, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो ये पूरी यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन सोल्व करो तब आप इस आंसर कितना आएगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये जूल का यहाँ पे लिख रखा है, ये जूल है ना, यहाँ पे जो जे लिखा हुआ है, इस जे की जगह आप ये यूनिट भी पुटअप करके इसकी यूनिट को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको डी ब्रोगली समझाया है कि डी ब्रोगली से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और डी ब्रोगली होती क्या है, तो मैंने पूरा समझा दिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्वांटम संख्याएं हैं वो क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच।